काम करिए, डॉक्टर ईवीएम से मिल लीजिए। डॉक्टर ईवीएम वो वाला ईवीएम में तो केजरीवाल से बोल रहे हैं, ये डॉक्टर ईवीएम है, इनसे आप जाके मिल लीजिए। डॉक्टर साहब चलिए, डॉक्टर साहब से मिलते हैं। डी से मिल लेंगे तो डॉक्टर डी फॉर डिस्क्लोजर, डी फॉर डिस्क्लोजर, ठीक है। डिस्क्लोजर का यहाँ पर डिस्क्लोजर, ठीक है। ओ फॉर ऑकरेंस, ऑकरेंस ट्रांजेक्शन ऑफर हो रहा है। सी फॉर कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस कोई भी ऐसी चीज़ तो नहीं होगी, ठीक है। ऑकरेंस, फिर ऑकरेंस हो गई ईवीएम। ई फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट। You can say one thing with me that I believe in myself, I can, I will, and right now, I can, I will, right now. Question number 16. What are the various assertions an auditor is concerned with while obtaining audit evidences for substantive procedures? वैसे टाइम क्या हो रहा है? 7:46, 7:46:50 AM 29. Okay. So what are the various assertions an auditor is concerned with while obtaining audit evidences? Number क्या assertion एक ऑडिटर कंसर्न है ऑब्टेनिंग एविडेंसेस फ्रॉम सब्सटेंटिव? क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए जब हम ऑब्टेन करते हैं ऑडिट एविडेंसेस फ्रॉम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स? कंप्लायंस प्रोसीजर्स होता है, एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होता है। कंप्लायंस हम इंटरनल कंट्रोल चेक करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली अपने ये डिसाइड करते हैं कितना सब्सटेंटिव किस एरिया में लगाना है। अगर जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल वीक है वहाँ ज़्यादा सब्सटेंटिव लगाएंगे, जहाँ लो है वहाँ पे, जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल लो है वहाँ पे ज़्यादा सब्सटेंटिव रहेगा, जहाँ इंटरनल कंट्रोल हाई है वहाँ पे कम सब्सटेंटिव लगेगा। Let's get started. Assertion while obtaining evidences from substantive procedures. क्या क्या assertion होंगे? In obtaining evidences from substantive procedures, the auditor is concerned with the following assertion. पहला existence, right and obligation, occurrence, completeness, valuation, measurement, presentation and disclosure. That an asset or liability exists at the given date. ये assertion रहेंगे कि भैया वो asset और liability exist करता है, उसी के बारे में ऑडिट ऑफिसर्स ने। That an asset is right of the entity and the liability is an obligation at the given date. Asset क्या होना चाहिए? वो right, उस पे उसका हक हो, और entity की liability obligation हो liability के लिए। Occurrence that a transaction or event occur pertains to the entity. जो भी occurrence मतलब कि जो transaction हो रहा है वो कंपनी से रिलेटेड हो। कंप्लीटनेस दैट देयर आर नो अनरिकॉर्डेड एसेट्स लायबिलिटी, और ट्रांजैक्शन कोई भी ऐसा अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटी न रह जाए। वैल्यूएशन दैट एन एसेट्स और लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड एंड एन एप्रोप्रिएट कैरिड वैल्यू, जो वैल्यूएशन है वो करेक्ट वैल्यू पे है। मेजरमेंट दैट द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर अमाउंट एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड द प्रॉपर पीरियड। मेजरमेंट सही से हुआ, प्रॉपर पीरियड में हुआ। दैट एन आइटम इज डिस्क्लोज, क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जब हम एक ऑडिट एविडेंस लेते हैं, ठीक है? तो हमें ये चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। इसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप एक काम करिए, डॉक्टर ईवीएम से मिल लीजिए। डॉक्टर ईवीएम वो वाले ईवीएम में जो केजरीवाल जी ईवीएम है, इनसे आप जाके मिल लीजिए। डॉक्टर साहब चलिए, डॉक्टर साहब से मिलते हैं। डी से मिलने गया तो डॉक्टर डी फॉर डिस्क्लोजर, ठीक है। डिस्क्लोजर कहाँ है? यहाँ पर डिस्क्लोजर, ठीक है। ओ फॉर ऑकरेंस, ऑकरेंस ट्रांजेक्शन ऑकर हो रहा है और विद इन द पीरियड। सी फॉर कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस कोई भी ऐसी चीज़ तो अनरिकॉर्ड तो नहीं रहेगी, ठीक है। ऑकरेंस, फिर ऑकरेंस हो गया ईवीएम। ई फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट करती है कि नहीं ट्रांजेक्शन, एग्जिस्टेंस। वी फॉर वैल्यूएशन, वैल्यूएशन दैट एन एसेट और लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। जो वैल्यूएशन है एसेट और लायबिलिटी, जब फिर स्टॉक हो, फिक्स एसेट हो, उसका वैल्यूएशन सही से हुआ या नहीं हुआ। एम फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट मीन्स व्हाट? मेजरमेंट मतलब जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई है प्रॉपर अमाउंट पे हुई है और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड प्रॉपरली।
जो रिवेन्यू है, इनकम और एक्सपेंस को प्रॉपर्ली एलोकेट किया गया, फिर एक्सपेंसेस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलग किया गया नहीं किया, तो ये सारी चीज़ों का हमको ध्यान देना है। तो बेसिकली अपने को डॉक्टर मीटिंग से मिलना है, ठीक है। ये हो गया। ओ फॉर एक और चीज़ होगा, ओ फॉर एक और चीज़ होगा ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशंस क्या क्या है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। राइट एंड ऑफ दैट एन एसेट इज अ राइट ऑफ दैट एंटिटी एंड लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन। सो डॉक्टर ईवीएम, डॉक्टर में ओ दो बार आएगा और डी डॉक्टर ईवीएम, ठीक है। ये assertions हमें ध्यान में देने हैं व्हाइल गेटिंग ऑडिट एविडेंसेस फ्रॉम एंटिटी, ओके। आपको तुरंत याद हो गया होगा। ये इंटरनल एविडेंस क्या होता है, एक्सटर्नल एविडेंस आपको पता है, ये बेसिक चीज है। इंटरनल एविडेंस जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आएगा, जैसे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आएगा, जैसे सेल्स इनवॉइस, कॉपीज ऑफ द सेल्स नोट, गुड्स रिसीट नोट, इंस्पेक्शन, कैश और क्रेडिट, ये सारे एग्जांपल। एक्सटर्नल एविडेंस क्या है? आउटसाइड द क्लाइंट, मतलब एक बात बताएं आपको, तो ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर जो हुआ वो ऑडिट इंटरनल हो गया, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ से, आपकी आंखें यहाँ पे लगी हुई हैं कि, और ये वाला जो हुआ वो एक्सटर्नल हुआ, जो बाहर से आया, ठीक है। ये इंटरनल हो गया और ये जो बाहर से है वो एक्सटर्नल हो गया। अब इसके एग्जांपल्स आप यहाँ से देख लीजिए, सेल्स इनवॉइस, कॉपी ऑफ द सेल्स, चालान, फॉरवर्डिंग, इंस्पेक्शन, कुछ भी हो सकता है जो आप ऑडिट के दौरान मिलता है। On the other hand is evidences that originate outside the organization, जैसे purchase invoices, for example, supplier challans, forward note, debit notes, credit notes coming from parties quotation, confirmation. Situation, the bulk of the evidences that the audit gets is internal. However, substantial external use is also available to the auditor since the origin of the internal evidences, the client and his staff have the control. The auditor should be careful in putting reliance on the such evidences. मतलब इंटरनल कंट्रोल पे अपने रिलायंस ज़्यादा प्लेस नहीं करेंगे। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट दे आर टू बी सस्पेक्टेड, बट ऐसा नहीं कि तुम शक ही करो, बट द ऑडिटर हैज़ टू अलाइव द पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन एंड क्रिएशन ऑफ फॉल्स एंड मिसलीडिंग एविडेंसेस। कहने का मतलब प्रोफेशनल स्कैप्टिसिज्म रहना चाहिए, हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड रहे। ऐसा नहीं कि जो अगर मैनेजमेंट दिया तो सही होगा, ठीक है। क्लाइंट और स्टाफ भी कर सकते थे। एक्सटर्नल एविडेंसेस जनरली कंसीडर्ड टू बी मोर रिलायबल, ये मोर रिलायबल रहते हैं क्योंकि इनका इंटरनल इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, वो बाहर से थर्ड पार्टी कोई देता है। वो आर नॉट नॉर्मली इंटरेस्टेड इन द मैनिपुलेशन, जो कि मैनिपुलेशन में इंटरेस्टेड नहीं रहते, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अदर। हाउएवर इंटरेस्टेड इन द मैनिपुलेशन, जो कि मैनिपुलेशन में इंटरेस्टेड नहीं रहते, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अदर। हाउएवर इफ द ऑडिटर हैज एनी reason the independence of any third party who has provided any material evidence and invoices of an association person, he should exercise greater vigilance। अब आपको लगता है कि जो थर्ड पार्टी भी है वो उससे रिलेटेड है, जैसे कि मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या अपना सेटिंग थर्ड पार्टी से भी करके रखा है, ऐसा आपको लगता है, ऐसा आपको लगता है कि ये भी आदमी उसी से मिला हुआ है, तो आप क्या करिएगा, और भी ऑडिट एविडेंस लगाइए और फर्दर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करेंगे। हो गया इंटरनल विदिन, हो गया वो आउटसाइड, हो गया रिलायबल एक्सटर्नल होगा इन कंपेयर टू इंटरनल। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। Risk of material misstatement at the assertion level for the classes of a transaction, account balances and disclosure need to be considered। Risk of material misstatement, statement को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, रोमम। Risk of material misstatement, ROMM, रोमम। At the assertion level, risk of material misstatement at the assertion level for classes of transaction, account balances and disclosure need. For classes of the transaction, account balances and disclosure needs to be considered, ठीक है। Explaining, stating the different categories of the assertion used। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट एट द असर्शन लेवल क्या होता है? अकॉर्डिंगली एसेट 315, इसका नाम अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। Risk of material misstatement at the assertion level for the classes of the transaction, account balance and disclosure need to be considered because such consideration directly assist in determining the nature, time and extent of the future audit procedures at the assertion level, necessary to obtain sufficient appropriate audit evidences। कहने का मतलब क्या है? ये एक एंटिटी है
Account balances and disclosure need to be considered because such consideration directly assist in determining ये हमें क्या करना चाहिए रिस्क ऑफ मैनेजमेंट और डिसीजन ऑफ क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंसेस जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हैं तो इससे हमको फायदा क्या होता है नेचर टाइमिंग और एक्सटेंट हम डिसाइड कर पाएंगे कितना किस नेचर का किस टाइमिंग और क्या एक्सटेंट तक हमें काम करना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हाई है यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है मटेरियल स्टेटमेंट का तो वहाँ पे नेचर टाइमिंग एक्सटेंट अपना उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। जहाँ पर वहाँ पे टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगा एक्सटेंट मतलब ना ऑडिट प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लगाएंगे नेचर जो है वो देखेंगे क्या कैसे ऑडिट करना है और फर्दर प्रोसीजर्स एट द सेशन लेवल असिस्ट ऑफ द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट इन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग risk of material misstatement at the level, the auditor may conclude that the identified risk relate more perceptibly to the financial statement as a whole and potentially affect many assertions. अब देखिए कोई भी assertion जब बनता है तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि assertions used by the उसी के बेसिस पे ऑडिटर का मोस्ट ऑफ द वर्क होता है। मोस्ट ऑफ द वर्क बोले तो ऑडिटर का जो नेचर टाइमिंग एक्सटेंट है ऑडिट प्रोसीजर्स जो हम लगाएंगे वो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट पे ही डिपेंड करता है। ठीक है assertion used by the auditor to consider different type of potential misstatement that may occur fall in between three categories। क्या क्या assertion यूज होते हैं ऑडिटर के डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल स्टेटमेंट के चक्कर में तो आपको इसमें 3 पॉइंट लिखना है अबाउट क्लासेस ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट। असर्शन है किसके बारे में क्लासेस ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स जो ट्रांजैक्शन और इवेंट हो रहे हैं फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट उसमें क्या असर्शन रहेगा हमें क्या क्या चीजें देखनी है मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें देखनी है। आपको देखनी है AOC3 अब AOC4 का नाम जानते हैं AOC4 एक सबमिट होता है AOC4 सबमिट होता है ROC। ठीक है आप LOC से AOC भी समझ सकते हैं अगर आपको ऑडिटिंग नहीं किया प्रैक्टिकली आपने किया तो LOC से समझ लीजिए AOC3 हाँ लाइन ऑफ कंट्रोल तो AOC3 यहाँ पे होगा। अब A4 क्या होगा एक्यूरेसी ये एक्यूरेसी चेक करेंगे अपने O से ऑकरेंस चेक करेंगे। ठीक है सॉरी ऑकरेंस सी से कंप्लीटनेस चेक करेंगे। ठीक है फिट सी से कंप्लीटनेस चेक करेंगे। ठीक है फिट 3 सी है ना इसमें 3 सी है। कट ऑफ चेक करेंगे कट ऑफ मतलब ट्रांजैक्शन इवेंट्स हैपन रिकॉर्डिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड मतलब इसी साल में हुआ है। क्लासिफिकेशन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हैपन रिकॉर्डिंग द प्रॉपर अकाउंट जैसे ग्रुपिंग सही से हुआ है क्रेडिटर का आइटम करंट लायबिलिटी में तो नहीं डाल दिया है अपना करंट रेशियो ठीक करने के लिए फिर वो तो नहीं हो गया तो आप AOC4 चेक कर लीजिए ट्रांजैक्शन इवेंट में। असर्शन रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट में जब आप असर्शन करते हैं तो आपको पहली कैटेगरी है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट उसमें आप AOC3 चेक कर लीजिए। असर्शन अबाउट अकाउंट बैलेंसेस एट द पीरियड एंड असर्शन अबाउट अकाउंट बैलेंस एट द पीरियड एंड एग्जिस्टेंस राइट कंप्लीटनेस वैल्यूएशन। ठीक है अकाउंट बैलेंसेस एट द पीरियड एंड जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें क्या चेक करेंगे क्लोजिंग बैलेंस में आप क्या चेक करेंगे इसमें क्या है ई चेक करेंगे इसमें क्या है ERV इसमें आप क्या चेक कर सकते हैं इसमें एग्जिस्टेंस चेक कर लीजिए राइट एंड ऑब्लिगेशन चेक कर लीजिए इसमें AOC है इसमें भी AOC है। ओके लेट मी राइट AOC E चेक करिएगा उसमें 3 चेक करिए यहाँ पे E चेक करिए 3E AOC मतलब आपका A से हो गया एलोकेशन O से हो गया ऑब्लिगेशन C से हो गया कंप्लीटनेस AOC E एग्जिस्टेंस। अब जब बैलेंसेस को चेक करेंगे तो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं राइट एंड ऑब्लिगेशन क्या है मतलब एसेट्स का राइट है लायबिलिटी उसकी है कंप्लीटनेस कंप्लीट रिकॉर्डिंग है नहीं वैल्यूएशन एंड एलोकेशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इक्विटी इंक्लूडेड है सारे इंक्लूड किया हुआ है कि नहीं
हम लोग का क्वेश्चन है रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट जब हम असर्ट करते हैं assertion label for classes of the transaction अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। तो कोई ट्रांजैक्शन के लिए, अकाउंट बैलेंस के लिए, डिस्क्लोजर के लिए, तो हमें बताइए क्या क्या डिफरेंट कैटेगरीज हम लोग यूज़ करते हैं। पहली बात तो हम ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे। आपको पता है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या है। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हमें बहुत हेल्प करता है नेचर टर्म एक्सटेंट डिसाइड करने में। तो उसको हम असर्ट कर लेंगे कि मेरी कंपनी जो मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ उसका रिस्क कितना है, मतलब इतना रिस्क है उस चीज़ में। तो उस अगर पर्टिकुलर चीज़ में अगर कहीं ज़्यादा रिस्क है तो वहाँ पे ज़्यादा अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे, ज़्यादा अपना फोकस रहेगा उस पर। और ये असर्शन अबाउट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स ऑफ द पीरियड ऑडिट, तो ये असर्शन कैसे करेंगे, हम कैसे डिसाइड करेंगे रिस्क ऑफ स्टेटमेंट कैसा है, और उस हिसाब से अपने तो पहले 3 कैटेगरी में हम डिसाइड कर लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल स्टेटमेंट दैट मे ऑकर फॉल इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज असर्शन अबाउट क्लासेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन के बारे में और ये बैलेंस एट द पीरियड एंड के बारे में 2 बात होगी। ये हो गया डिस्क्लोजर के लिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है, फिर वही चीज़ आ गई, तो आप इसको AOC3 हो गया, AOC हो गया, ये AOC2 है। फिर वही बात आएगी कि एक्यूरेसी चेक कर लो और ऑकरेंस चेक कर लो, कंप्लीटनेस चेक कर लो, और तो क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब ये ऑकरेंस एंड राइट ऑफ द एप्लीकेशन इज एसिड इन द राइट ट्रांजैक्शन अदर मैटर्स हैज टू बी प्रोवाइडेड। ऑकरेंस में क्या है कि ऑकरेंस एंड राइट एन ऑब्लिगेशन ऑकर हुआ है और राइट एन ऑब्लिगेशन कंपनी की है। कंप्लीटनेस ऑल डिस्क्लोजर दैट शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इंक्लूडेड, जो होना चाहिए था वो इंक्लूड हो गया। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं तो उस एस्पेक्ट से सोचना है अपने को कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में क्या जो हो रहा है वो ऑकरेंस एंड राइट एन ऑब्लिगेशन डिस्क्लोज इवेंट जो है वो ऑकर हुआ है या नहीं हुआ। ट्रांजैक्शन एंड अदर मैटर्स हैव ऑकर्ड पर्टेनिंग टू द एंटिटी। कंप्लीटनेस मतलब कंप्लीटली डिस्क्लोज हुआ है कि नहीं। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्राइब्ड and disclosure are clearly expressed. Classification and understandability. Financial information is appropriately presented and described. Classification की बात हो रही है, जैसे ग्रुपिंग, डेटर, क्रेडिटर, सबका करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट, शॉर्ट टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, क्या इन सबका ग्रुपिंग हुआ है या नहीं हुआ। फिक्स्ड एसेट क्या है, करंट एसेट क्या है, बैंक स्टेटमेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या है, बैंक अकाउंट में बैलेंस क्या है, कैश में क्या बैलेंस है। The grouping says to be accuracy, financial and other information are disclosed fairly at the appropriately amounts. हाँ, accuracy accurate मतलब जो amount है वो accurate है और correctly value किया गया है। Okay, nice. Now we are done with question number 18. Now question number 19. A joint auditor is not bound by the view of the majority of the joint auditor regarding matters to be covered in the. A joint auditor is not bound by the views of the majority of the joint auditor regarding matters to be covered in the audit. मैं अगर joint auditor हूँ तो जो और joint auditor हैं, क्या मैं उनकी बातों को सुन के मैं अपना audit opinion दूंगा। जैसे आप एक joint auditor हैं और भी बहुत सारे joint auditor हैं, इन्होंने भी कुछ views दिए, इन्होंने भी कुछ व्यूज दिए और आपको बोला गया कि आप इनकी व्यूज को इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। तो क्या आप करेंगे? आंसर क्वेश्चन आपसे कि क्या आप वो इनकॉर्पोरेट करेंगे, इसके ऊपर कमेंट करते हैं। अच्छा, इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज, आप बोल रहे नहीं हम इनसे बाउंड नहीं है, तो ये बात को हमें बताना। इज नॉट बाय द व्यूज, जस्टिफाई करना इस स्टेटमेंट को इन द लाइट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट ऑडिटर। ये कहाँ से आता है? 290 दोनों मतलब जॉइंट, दो लोग हो गए ना जॉइंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट ऑडिटर एज पर एस responsibility of the joint auditor as said 299 responsibility of the joint auditor deals with the professional responsibility। वो DC से पता, आपको पता है DC क्या है? हॉलीवुड का
division of the work, coordination. The responsibility of the joint auditor as a rule are no different from responsibility from individual auditor. आप एक इंडिविजुअल ऑडिटर थे या फिर अभी ज्वाइंट ऑडिटर है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है. ऐसा नहीं बोल सकते कि हम कम चेक करेंगे या ज़्यादा चेक करेंगे. As enumerated in the Companies Act 2013, main features of the asset are discussed below. क्या क्या मेन फीचर है? डिवीजन ऑफ द वर्क, आप जॉइंटली एक बार मिलजुल के डिसाइड कर लीजिए कि आपका क्या वर्क है, उनका क्या वर्क है. कोऑर्डिनेट्स वेरी इन कोर्स ऑफ द वर्क जॉइंट ऑडिटर कम्स अक्रॉस मैटर्स व्हिच आर रेलेवेंट टू द एरियाज ऑफ द जॉइंट ऑडिटर. आप उनको पूछिए कि भैया क्या है, कैसे, ऐसे 299 बोलता है. अगर आप सपोज करिए दूसरे रीजन के हैं, दूसरे रीजन के बोले तो आप किसी दूसरे रीजन के ऑडिटर हैं, ठीक है. आप किसी दूसरे रीजन के ऑडिटर हैं, ठीक है. आपका डिवाइड हो गया वर्क, तो आपको अगर लगता है कि इस रीजन में भी उसका इम्पैक्ट पड़ा तो आप उस रीजन के ऑडिटर को बोलिए कि भैया ऐसी ऐसी बात है. तो डिवीजन ऑफ द वर्क और कोऑर्डिनेशन दो मेजर पॉइंट है. इन रेस्पेक्ट ऑफ द वर्क डिवाइडेड अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर, ईच जॉइंट ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द वर्क एलोकेटेड टू हिम. जो उनको काम दिया गया है उसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, whether or not he has made a separate report on the work prescribed. On the other hand, the joint auditor are jointly and similarly responsible in respect of the audit conducted by them as under. अब बोला है कि jointly on the other hand, joint auditors are jointly and severally responsible in respect of the audit work conducted by them. अब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? In respect of the audit which is not divided amongst the joint auditor which is carried out by all the auditor, अगर which is carried out by all the auditor, अगर कोई काम डिवाइड नहीं किया गया है तो वो दोनों लोग करेंगे, ठीक है. अगर कोई काम डिवाइड नहीं किया गया तो वो दोनों लोग करेंगे. इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिसीजन टेकन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर कंसर्निंग नेचर, in respect of the decisions taken by all the joint auditor concerning the nature, timing and extent of the audit procedures to be performed by any of the joint auditor. Plus, in respect of the decision taken by the joint auditor, अगर decision taken concerning, अगर मैंने कोई चीज़ डिसाइड किया, जैसे कि ये joint auditor इन्होंने बोला मैंने अपना एंटी मेजर टाइमिंग एंड एक्सचेंज डिसाइड कर लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है. कंसर्निंग द नेचर टाइमिंग एंड एक्सचेंज ऑफ ऑडिट टू बी परफॉर्म बाय एनी ऑफ द जॉइंट ऑडिटर, ठीक है, वो परफॉर्म करेगा अपना नेचर टाइमिंग एक्सचेंज के हिसाब से. In respect of the matters which are brought to the notice that the joint auditor by any of them notice on the joint auditor. In respect of the matters which are brought to the notice of the joint auditor by any of them which is there is an agreement among the joint auditor. बोला कि कुछ बातें जो उनके नोटिस में लाई गई हैं and on which there is an agreement among the joint auditor. बोला गया कि मैंने देखा कि भैया यहाँ पे जीएसटी में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है. जीएसटी में प्रॉब्लम है तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम है तो है, नहीं है. अगर हमने पहले म्यूचुअली एग्रीड किया हुआ है कि ठीक है चलिए आप जो बोलेंगे वो हम भी देखेंगे, वो आप जो हम बोलेंगे आप देखिए, तो वो चलिए जो कंबाइंड मतलब दोनों लोग साथ में देख सकते हैं. फॉर एग्जामिनिंग that the financial statements of the entity comply with the disclosure requirement of the relevant statute. For examining that the financial statements of the entity comply with the disclosure requirement of the relevant statute. For examining of the relevant statute. For examining that the financial statements of the entity. For examining that the financial statement of the entity comply with the disclosure requirement. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों निभाइएगा. फॉर इंश्योरिंग दैट द ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलेवेंट स्टैट्यूट, जो रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हो तो फुलफिल करना हो. इज सेपरेट एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द जॉइंट टू स्टडी एंड इवैल्यूएट द प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ द इंटरनल कंट्रोल. अब इंटरनल कंट्रोल को दोनों लोग को समझना हो. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एंड इवैल्यूएटिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन from the management, ये भी आपकी responsibility. Each joint auditor is entitled to assure that the other joint auditor have carried out their part of the work and in accordance with the generally accepted audit procedure, and therefore it would not be necessary to the joint auditor to review the work performed by the auditor. अब entitled to assure, ये entitled है कि जो joint auditor अदर वाले ने काम किया वो सही काम किया,
और उसमें हमारा कोई और काम करने का जरूरत नहीं है, जॉइंट ऑडिटर को एश्योर करना है, ठीक है। नॉर्मली द जॉइंट ऑडिटर आर एबल टू अराइव एट एन एग्रीड रिपोर्ट। हाँ, नॉर्मली उन दोनों को एक एग्रीड रिपोर्ट पे आना चाहिए। हाउएवर वेयर द जॉइंट ऑडिटर आर इन डिसएग्रीमेंट विथ रिगार्ड टू एनी मैटर्स टू बी कवर्ड बाय द रिपोर्ट, अगर रिपोर्ट में कोई ऐसी मैटर जिससे आप डिसएग्री करते हैं, अब हुआ यूं, ये भाई साहब बोलेगी नहीं नहीं तो नहीं, हम ये सब रिपोर्ट नहीं मानता, हम ये सब रिपोर्ट नहीं मानता, तो ये क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है थोड़ा शांत रहिए। तो क्या होगा, अब देन शुड एक्सप्रेस देयर ओन ओपिनियन थ्रू अ सेपरेट रिपोर्ट, बोले चलो हम अपना एक अलग रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है बनाइए। जॉइंट ऑडिटर, ठीक है, क्या बोलता है हमको नहीं पता, ठीक है। जॉइंट ऑडिटर रिगार्डिंग मैटर्स टू बी कवर्ड इन द रिपोर्ट ऑफ द एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन और सेपरेट। अगर डिसएग्रीमेंट है तो वो सेपरेट रिपोर्ट बताएगा, जैसे कि अगर ये एक रिपोर्ट है, अगर ये दोनों लोग एग्री नहीं करते हैं तो ये क्या होगा, अब ये दो पार्ट में बच जाएगा, एक ये बनाएंगे ये बनाएंगे, दो रिपोर्ट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जॉइंट ऑडिटर डिसएग्री कर सकते हैं, इट्स वेरी मच नॉर्मल। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बेसिकली था क्वेश्चन था कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये बोला जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द मेजॉरिटी। हाँ जी, बाउंड नहीं है, वो अगर एग्री कर लिया तो ठीक है, नहीं एग्री किया तो कोई बात नहीं, अपना सेपरेट रिपोर्ट देगा। हाँ, हम अपना डिवीजन ऑफ द वर्क कर लिए हैं, कोई बात नहीं, ये चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम करेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन भी करें, कोई ज़रूरत पड़ा बात करें, लेकिन हमको लगता है कि ये रिपोर्ट आपकी सही नहीं है या फिर हम इसे डिसएग्री करते हैं, तो हम अपना अलग रिपोर्ट देंगे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर, आपको पता है ऑडिट वर्किंग पेपर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, दिस प्रोसीजर्स आर ऑडिट टेस्ट डिजाइन टू ऑब्टेन एविडेंसेस, verify balances of an account on a specific financial statement, that is the test validity proprietary of the accounting treatment. They can be classified as the test of detailed transaction and balances and analytical review procedures. Okay, आपको पता है क्या है? चलिए देखते हैं। सपोज करिए आपको ओपिनियन फॉर्म करना है, आपको ओपिनियन देना है, तो आप कैसे ओपिनियन देंगे? पहले आपने कंप्लायंस किया, फिर सब्सटेंटिव किया, सब्सटेंटिव में टेस्ट ऑफ डिटेल हो गया, एनालिटिकल प्रोसीजर्स हो गया, एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स, ये दो चीज़ें सब्सटेंटिव में आ गई। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स से हमको क्या मिलता है? ऑडिट एविडेंसेस। ऑडिट एविडेंसेस से हम क्या करते हैं? ओपिनियन फॉर्म करते हैं। तो बेसिस यही रहता है, इस बेसिस पे हम अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं। सो ये प्रोसेस है। यहाँ पे क्या लिखा हो, दीज प्रोसेस आर ऑडिट टेस्ट डिजाइन टू ऑब्टेन एविडेंसेस, वेरीफाई बैलेंसेस ऑफ एन अकाउंट और स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन। These procedures are audit test, ठीक है, एक ऑडिट टेस्ट है, डिजाइन किया गया है ऑब्टेन करने के लिए एविडेंसेस को ऑब्टेन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए जो बैलेंस है, जैसे कि एसेट्स हैं तो उनके बैलेंसेस, स्टॉक है उनके बैलेंसेस को ऑफ एन अकाउंट, ठीक है, और स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन, और स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो असर्शन हैं, जैसे स्पेसिफिक कोई आइटम है उसको एनालाइज करें। दे टेस्ट द वैलिडिटी, हम इसमें क्या टेस्ट करें? वैलिडिटी एंड प्रोप्राइटरी ऑफ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन, वैलिड है या नहीं है, आपके लिए ये ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं। दे कैन बी क्लासिफाइड एज द टेस्ट ऑफ डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन, बैलेंस ऑफ एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। तो टेस्ट ऑफ डिटेल हो गया और एनालिटिकल रिव्यू हो गया, हम रिव्यू करेंगे और टेस्ट ऑफ डिटेल करेंगे, उनसे सपोर्ट डिटेल हो गया और एनालिटिकल रिव्यू हो गया, हम रिव्यू करेंगे और टेस्ट ऑफ डिटेल करेंगे, उनसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेंगे और उसका डिटेल में चेकिंग करेंगे। अब दे प्रोवाइड एश्योरेंस टू द ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग असर्शन। वो क्या एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं? एसेट्स और लायबिलिटी शुड एग्जिस्ट एट द गिवन वे, ठीक है, टाइटल ले लेंगे, टाइटल्स। द एसेट्स शुड बी ओन्ड बाय द एंटिटी एंड द लायबिलिटी ऑब्लिगेशन, देयर शुड बी एन अनरिकॉर्डेड, देयर शुडंट बी एनी अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। जो विद इन द ईयर ट्रांजैक्शन हुआ है वो
बुक्स में फॉल करना चाहिए वो BRS से पता चल जाएगा अगर आपका फॉल नहीं किया है, ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटीज शुड बी रिकॉर्डेड एट एप्रोप्रिएट कैरिंग वैल्यू। जो भी वैल्यू है वैल्यूएशन होगा, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया या फिर एक्विजिशन हो गया, तो उसके एप्रोप्रिएट वैल्यू पे इसमें क्या क्या कैपिटलाइज होगा, क्या क्या चीज़ें अनकैपिटलाइज्ड हैं, तो वो चीज़ें देखनी होगी एप्रोप्रिएट वैल्यू। ट्रांजेक्शन और इवेंट दैट टुक प्लेस शुड पर्टेन टू द एंटिटी ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। हाँ, वो ड्यूरिंग द ईयर ही होना चाहिए ट्रांजेक्शन। Transactions should be recorded in the proper amount and revenue or expenses. Proper amount हो and revenue or expenses should be allocated at the proper period. Proper period में various items should be disclosed, classified and described in accordance with. तो मोटा मोटी कहानी ये है कि ये चीज़ें होनी चाहिए कि अच्छा देखते हैं मैंने क्या क्या चीज़ों को देखना है कि एसेट्स उनकी है, ऑनरशिप है, एसेट्स का वैल्यूएशन सही है, कैपिटलाइज एसेट सही से हुए हैं कि नहीं, रिवेन्यू सही से बुक हुआ है कि नहीं, एक्सपेंसेस सही से बुक हुए हैं या नहीं हुए, सारा डिस्क्लोजर सही से हुआ है कि नहीं, एसेट्स का राइट उनके पास ऑब्लिगेशन है, तो यही चीज़ देखनी है बेसिकली, ठीक है ना। डेफिनेशन आपको पता चल ही गया। ऑडिट वर्किंग पेपर, व्हाट इज ऑडिट वर्किंग पेपर, ये सारा हमने पढ़ा है। The audit working paper considered the link between the auditor's report and the client's report. चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, कुछ लोग शायद नहीं होंगे। The audit working paper considered the link between the auditor's report and the client's records. Auditor's report and client's records. The auditor working paper constitute the link between, क्या लिंक करता है ऑडिटर के रिपोर्ट में और क्लाइंट के रिकॉर्ड्स में। मैं रिपोर्ट फॉर्म कर रहा हूँ, अगर ये क्लाइंट है और ये रिपोर्ट है तो इसके बीच की जो चीज़ रहेगी वो ऑडिट वर्किंग पेपर, इस बेसिस पे तो यहाँ तक अपने पहुँचे हैं, ठीक है। एज पर एस 230 ऑडिट डॉक्यूमेंट एज स्टेट्स दैट ऑडिट वर्किंग पेपर आर रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड, ऑडिटर, ये हमने पढ़ा हुआ है। कंक्लूजन ऑफ द ऑडिटर रिस्क, मतलब तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें क्या क्या हैं मैंने बताया कि ऑडिट जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म हुए हैं और जो परफॉर्म हुआ, ऑब्टेन हुआ और हमने जो कंक्लूजन ड्रॉ किए, ये तीन चीज़ों रहती हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। एविडेंसेस इज ऑडिट बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द, अभी क्या रहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट वर्किंग पेपर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट पेपर इज एविडेंस दैट द ऑडिटर्स बेसिस ऑफ कंक्लूजन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट। तो ये एविडेंस रहता है कि जो कंक्लूजन हमने बेसिस पे बनाया, एविडेंस इज प्लान एंड परफॉर्म, ये प्लान एंड परफॉर्म हुआ है मेरा ऑडिट। जैसे कि मैं अगर कोई ऑडिट कर रहा हूँ तो मेरे पास एविडेंस क्या है, मेरे पास एविडेंस है अपना ऑडिट वर्किंग पेपर, और ऑडिट वर्किंग पेपर मेरे कंक्लूजन का एविडेंस है, मेरे ये प्लानिंग एंड परफॉर्म हुआ है उसके लिए मेरे एविडेंस है, किसके मेरे काम आएगा। जैसे कि मेरा अगर कोई मेरे ऊपर ये बोलता है कि आपने सही से काम नहीं किया है, पर्पज में ये काम असिस्टिंग द इंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। जब अगली बार मेरी टीम आएगी, सपोज मैंने इस साल इस फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट खत्म किया, जब मेरे पास ऑडिट वर्किंग पेपर आ गया तो मेरी नेक्स्ट टाइम जब टीम आएगी तो उनके पास ये बेसिस रहेगा, उस हिसाब से अपना वो ऑडिट प्लान कर लेंगे, ठीक है। असिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन कर पाएंगे जो काम कर रहे हैं, supervise the work and discharge their review responsibility accordingly with SA 220. Enabling the engagement team to accountable for its work। अगर हम ये डिसाइड कर लें कि इनको ये काम करना, अगर मैं प्लानिंग करूँगा तो मैं डिसाइड कर पाऊँगा इनको ये फील्ड देना है, इनको वो फील्ड देना है, अगर वो अकाउंटेबल हो जाएंगे तो उनके ऑडिट वर्किंग पेपर से मैं देख पाऊँगा कि हाँ ये काम सही से किए नहीं, तो वो खुद आगे मेरे को वर्किंग पेपर दिखाएंगे, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। Fetching a record of matters of continuing significance of the future audit, future audit के लिए enabling of continuing significance of the future audit, future audit के लिए enabling the conduct of quality control review, quality control review SQC1 से standards on control and inspection in accordance with the, ये हम करेंगे इतना अच्छे से हमने काम किया। Audit work should consist audit plan, nature, timing and extent। should consist what? Nature, timing and extent of audit, जो अपने ऊपर भी बात कर ली।
प्रोसेस परफॉर्म एंड द कंक्लूजन ड्रॉन, फिर वही बात, द ऑडिटर शैल assemble the audit working paper in an audit file and complete the administrative process of assembling the final audit file after the date of the auditor's report. The retention period of the audit working paper is no shorter than 7 years. तो नो डाउट ऐसा है कि अब इसको 7 साल तक आपको एटलीस्ट रखना है। ये प्रॉपर्टी किसकी है? प्रॉपर्टी है